मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर। ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न है महाजनपद। क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद, क्वेश्चन आएगा कि महाजनपद से आप क्या जानते हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये तो हो गया प्रश्न। अब हमें उसका आंसर जानना है। एक बार दोबारा सुनना है। क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद के विषय में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। और हमें जानना है कि महाजनपद किसे कहते हैं। तो महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3। कौन कौन? पहले महा प्लस जन प्लस पद, ठीक। महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है, महा, जन और पद। जन का अर्थ है लोग, जन का अर्थ है लोग। पद का अर्थ है पैर रखना या बस जाना, बस जाना। तो जनपद का अर्थ है कि जहाँ लोगों ने पहली बार निवास किया, ठीक। जहाँ लोगों ने पहली बार निवास किया उसे क्या कहा गया? जनपद कहा गया, ठीक। दोबारा सुनना है कि महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है, महा, जन और पद। जन का अर्थ है लोग, पद का अर्थ है पैर रखना या निवास करना। अर्थात जहाँ लोगों ने पहली बार निवास किया उसे जनपद कहा गया। और जब कई जनपद आपस में मिल गए तब इससे महाजनपद का निर्माण हुआ, ठीक। तो जब कई जनपद आपस में मिल गए उसे महाजनपद कहा गया। एक बार दोबारा समझना है कि महाजनपद 3 शब्दों से मिलकर बना है, महा, जन और पद। जन का अर्थ है लोग, पद का अर्थ है निवास करना। जहाँ लोगों ने पहली बार निवास किया उसे जनपद कहा गया। और जब कई जनपद आपस में मिल गए उसे महाजनपद कहा जाता है। तो ये तो हो गया महाजनपद। अब यही प्रश्न आता है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी। तो दूसरा पॉइंट बताना है कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16, ठीक। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। अब यहीं पर जानना है कि महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, ठीक। महाजनपद कितने प्रकार के होते थे? तो महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, ठीक है। महाजनपद 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन? एक है राजतंत्रात्मक और दूसरा है गणतंत्रात्मक, ठीक। तो महाजनपद कितने प्रकार के? 2, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। अब राजतंत्रात्मक क्या है, केवल समझना है कि ऐसा महाजनपद जहाँ का प्रशासन राजा के द्वारा चलाया जाता था उसे राजतंत्रात्मक कहते हैं। अर्थात ऐसा महाजनपद जहाँ का प्रशासन राजा के द्वारा चलाया जाता था उसे राजतंत्र कहते थे। और ऐसा महाजनपद जहाँ का शासन लोगों द्वारा, ऐसा महाजनपद जहाँ का शासन लोगों के द्वारा चलाया जाता था या लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाता था उसे गणतंत्रात्मक महाजनपद कहते हैं। दोबारा सुनना है। तो महाजनपद कितने प्रकार के हैं? 2। पहले हमें नाम लिखना है, उनके बाद उनकी व्याख्या कर देनी है कि राजतंत्र जहाँ राजा का शासन हो, गणतंत्र जहाँ लोगों का शासन हो। अब प्रश्न आता है कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें कुछ महाजनपदों के नाम बताइए जिनमें गणतंत्रात्मक भी कुछ महाजनपद हों और राजतंत्रात्मक हों। तो पहले गणतंत्र की बात कर लेते हैं। तो गणतंत्रात्मक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे महाजनपद का नाम है मल्ल, चेदी,
तो ये क्या हो गया, गणतंत्रात्मक महाजनपद के उदाहरण हैं। राजतंत्रात्मक लेंगे तो मगध, इसके बाद है कुरु, ठीक, गांधार, ठीक, कुरु गांधार, इसके बाद मगध, कुरु, गांधार, इसके बाद मतलब कई सारे, अवंती है और कंबोज है, ठीक है, और क्या नाम है 16 महाजनपद है। हमने बताया ना कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। उनमें गणतंत्रात्मक मुख्य रूप से 2 है, मल्ल और चेदी। बाकी क्या है, राजतंत्रात्मक। तो दो तीन के नाम हमें जानना है। जैसे हमने कहा मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। उसके बाद कुरु, उसके बाद गांधार, फिर वज्जी, वैशाली, ठीक, अंग इत्यादि, ठीक है, अंग। तो इस तरह से महाजनपदों में कुछ महाजनपदों के नाम हमें आने चाहिए। तो ये हो गया कि महाजनपद क्या है, महाजनपदों की संख्या कितनी है, महाजनपद कितने प्रकार के हैं। तो ये पॉइंट वाइज लिखना है कि पहले महाजनपद के बारे में, फिर बताना है महाजनपदों की संख्या 16, दूसरा पॉइंट। तीसरे में बताना है कि महाजनपद 2 प्रकार के थे, उनके बारे में बता देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताना है कि महाजनपदों की जानकारी, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है। तो महाजनपद की जानकारी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि महाजनपद की जानकारी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। अब जैन ग्रंथ के नाम बता देने हैं। तो जैन ग्रंथ जो जिससे हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों की, नाम है भगवती सूत्र। तो जैन बताना है कि महाजनपदों की जानकारी हमें जैन ग्रंथों से मिलती है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र प्रमुख ग्रंथ है जिससे महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसी तरह बताना है कि महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है और बौद्ध ग्रंथ में ग्रंथ का नाम कौन है जिससे जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक। तो बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय वह ग्रंथ है जिससे हमें महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहीं पर थोड़ा सा एक बात जानना है कि ये जो पॉइंट आ रहा है कि कौन सी जानकारी किससे मिली, संख्या कितनी है, और गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन है, राजतंत्रात्मक कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है। जब हम 12th के बाद CUT का पेपर देंगे कॉलेज के लिए या किसी अन्य जॉब के लिए जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो हमें याद होना चाहिए अंगुत्तर निकाय। फिर प्रश्न आएगा कि महाजनपद की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो भगवती सूत्र। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें कई फ़ायदे हैं कि 12th में भी हमारी तैयारी हो जाएगी और अन्य एग्जामों की हमारी तैयारी हो जाएगी। अब हमें जानना है कि महाजनपद की विशेषताएं क्या हैं, ठीक। अब हेडिंग है महाजनपद की विशेषता, हेडिंग है महाजनपद की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, महाजनपद की विशेषताएं। अब महाजनपद की विशेषताएं में पहली, अब हेडिंग वाइज लिखना है कि पहली हेडिंग है सिक्के का प्रचलन, ठीक। ये फर्स्ट हेडिंग है विशेषता में। तो इसमें लिखना होगा कि महाजनपद काल में ही पहली बार सिक्के का प्रमाण मिला है। महाजनपद काल में ही पहली बार सिक्के का प्रमाण मिला है, मतलब कि महाजनपद काल में पहली बार सिक्के चलाए गए थे और पहला सिक्का, जो प्रथम सिक्का जो चलाया गया था, तो प्रथम सिक्का कौन सा था, आहत सिक्का। कौन सिक्का था, ठीक, आहत, या इसी को बोलते हैं पंचमार्क सिक्का था, ठीक। तो बताना है कि महाजनपद काल में पहली बार सिक्के का प्रमाण मिलता है या सिक्के का प्रचलन हुआ, और पहला सिक्का जिसका नाम आहत या पंचमार्क था, जो संभवतः चांदी से बना था। तो ये पहला पॉइंट हो गया सिक्के का प्रचलन। तो बस हमें ये लिखना है 2 लाइन में
कि महाजनपद काल में ही पहली बार सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ और पहला सिक्का आहत या पंचमार्क था जो संभवतः चांदी से बना था। दूसरी हेडिंग बताना है लोहे का विकास। ठीक, लोहे का विकास, ठीक, या लोहे का प्रयोग, लोहे का विकास या लोहे का प्रयोग। ठीक, अब ये दूसरी हेडिंग है, इसमें बताना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार लोहे के बारे में जानकारी मिली और लोहे से खेती करने के उपकरण और साथ ही साथ युद्ध करने के औजार बनाए गए। दोबारा सुनना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ या लोहे के बारे में लोगों को जानकारी मिली, और जब लोगों को लोहे के बारे में जानकारी मिली तो लोगों ने लोहे से खेती करने के औजार बनाए और युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। तो हमें इसमें लिखना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार लोहे के बारे में लोगों को जानकारी मिली और लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया, लोहे से खेती करने के उपकरण बनाए और उसके साथ साथ युद्ध करने के औजार या अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। तीसरी हेडिंग लिखना है सेना का विकास, सेना का विकास, ठीक, या स्थायी सेना ही लिख देना है, स्थायी सेना का विकास। तो महाजनपद काल में यह हेडिंग है स्थायी सेना का विकास या स्थायी सेना। अब बताना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार स्थायी सेना का निर्माण किया जाने लगा। महाजनपद काल में पहली बार स्थायी सेना का निर्माण किया जाने लगा। इससे पहले क्या था कि लोग कबीले में रहा करते थे और आपस में ही मिलजुल करके जब कभी युद्ध करना होता तो लोगों को इकट्ठा करते थे और युद्ध करते थे। तो लेकिन बताना है कि महाजनपद काल में पहली बार स्थायी सेना का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिससे अब लोगों को अपने राज्य की या अपने महाजनपद की सुरक्षा करना आसान हो गया। तो हमें केवल 2 लाइन लिखना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार स्थायी सेना का निर्माण किया जाने लगा, जिससे अब सभी राज्य अपनी अपनी सुरक्षा इस सेना के माध्यम से करने लगे। अब नेक्स्ट हेडिंग बताना है नेक्स्ट है किलेबंदी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, किलेबंदी, ठीक, किलेबंदी। ये बताना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार राज्य की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण कराया गया। दोबारा सुनना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार राज्य की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण कराया गया और किले में सैनिक और सैनिकों से संबंधित सामग्री रखी जाती थी। दोबारा सुनना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार किले का निर्माण कराया गया। अब किला क्या होता है, तो मान लो कोई राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, तो इस राज्य को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करना, किले बनाने पड़ते थे, ठीक है, और इन किलों में सैनिक और सैनिक संबंधी सामग्री रखी जाती थी। तो हमें ये बताना है कि महाजनपद काल में ही पहली बार किले का निर्माण कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा करना था। तो ये होगी चौथी हेडिंग। इसके बाद बताना है नेक्स्ट है समूह का शासन, समूह का शासन, ठीक। तो इसमें बताना है कि महाजनपद काल में समूह के शासन का प्रमाण मिलता है। महाजनपद काल में समूह के शासन का प्रमाण मिलता है, अर्थात कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर कई लोग मिल करके वहाँ का प्रशासन चलाते थे। दोबारा सुनना है कि महाजनपद काल में समूह के शासन का उल्लेख मिलता है और पता चलता है कि कुछ महाजनपदों का शासन लोग मिल करके समूह में चलाते थे। तो इस तरह से महाजनपद क्या है, महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है, महाजनपद की विशेषताएं क्या हैं, ये मूल रूप से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि अभिलेख क्या है, अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की,
गुप्त वंश की स्थापना किसने की, समुद्रगुप्त कौन था, उसके बाद अभिलेख सीमाएं क्या हैं, अभिलेख शास्त्री क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों में बांटें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं और मेहनत करके नई नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू।